समझिएगा। मैंने आपको इंटरफेरेंस बताया हुआ था और दो टाइप के इंटरफेरेंस बताए थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। देखना चाहते हैं कि दो वेव्स जो लगभग लगभग इक्वल एम्पलीट्यूड की हैं, अगर आके मिलती हैं तो जो रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड किस किस तरीके से वेरी करता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। समझिएगा। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है ना? क्या जानना आपको? कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है? क्या जानना आपको? कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किस किस केस में होता है और किस किस केस में नहीं होता है। समझिएगा बात को। आपको जानना है कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। सबसे पहले याद रखें, सोर्स कैसा होना चाहिए? सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है? कैसा सोर्स होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। ठीक है? सेकंड नंबर पे क्या जरूरी है? कोहेरेंट लाइट आनी चाहिए। ठीक है? तीसरे नंबर पे क्या? एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। ठीक है? अगर पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, तो A1 और A2 को नियरली इक्वल होना चाहिए। ठीक है? ये तीन सिचुएशन अगर होंगी तो जरूर इंटरफेरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिव हो कि डिस्ट्रक्टिव, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है ना? समझिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इफ y1 is equals to A1 sin omega t और y2 is equals to A2 sin omega t plus phi, दोनों की इसमें कांस्टेंट फेज है, मतलब कोहेरेंट है, देन y will A1 sin omega t plus A2 sin omega t plus phi। ठीक है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो y इक्वल्स A1 sin omega t plus A2 sin A plus B, और sin A plus B का फॉर्मूला क्या? sin A cos B plus cos A sin B। आगे समझिएगा। कहां है प्रखर? यहां देखिए, तो y इज इक्वल्स टू A1 sin ओमेगा t प्लस A2 तो बाहर ही है, sin ओमेगा t cos phi प्लस A2 cos ओमेगा t sin phi। ठीक है? समझिएगा। A1 प्लस A2 cos phi इंटू sin ओमेगा t प्लस A2 sin phi cos ओमेगा t। याद रहे, हमको बहुत अच्छे से पता है, अगर हम इसको एक पीरियोडिक फंक्शन बनाना चाहते हैं या सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास साइन प्लस कॉस है तो हम किसी मल्टी डिवाइड से इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आता है हमको, करा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में, बड़ा मैटर नहीं है ये। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से कंसीडर कर लें। लेट A1 प्लस A2 cos phi को हम कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ cos थीटा कंसीडर कर लेते हैं, और A2 sin phi को हम कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ sin थीटा कंसीडर कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? इससे आप थीटा बता सकते हैं, रिजल्टिंग फेज का एंगल बता सकते हैं, tan थीटा इक्वल A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos ऑफ phi। खैर ये बात कहां से आई वो बाद में बताते हैं आपसे, इसको भी लिखा रहने दीजिए, ज्यादा लोड नहीं लेना आपको इस बात पे। ठीक है? समझिएगा। इनको हमने कुछ ऐसा कंसीडर कर लिया, वापस जब लेके जाएंगे तो y इक्वल मिलेगा हमको A cos थीटा sin ओमेगा t प्लस A sin थीटा cos ओमेगा t। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो मालूम है क्या लिखा है? A sin ओमेगा t प्लस थीटा।
मतलब ये रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी, ये हो जाएगा क्या, फेज डिफरेंस या फेज एंगल ऑफ द क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इतना फेज एंगल तैयार करता है थीटा, ठीक है ना, समझिएगा बात को। होगा क्या इसके बाद, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस क्या, थीटा। तो थीटा क्या है, ये रिजल्टिंग फेज एंगल है जो अपन ऐसे यहां से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना चाहते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, हम इस रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड को इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से रिलेट करना चाहते हैं। मैंने दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मालूम है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मिलेगा, और ऐसा करूंगा तो मुझे मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। समझ रहे होंगे आप, दोनों से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, उसका वैल्यू 1 होता है। इधर भी वही चीज है, a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर से 1 हो जाएगा, प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। क्या समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम बताइए। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, जब कोई दो वेव जिनके एम्पलीट्यूड्स a1 और a2 हैं और दोनों फाई फेज डिफरेंस से मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और दोनों क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं या सुपरपोज होते हैं, उनके सुपरपोजिशन से एक फाइनल वेव फॉर्म होता है। उस वेव का एम्पलीट्यूड अगर कैपिटल A है तो वो कैपिटल A क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। आ गया समझ में। तो ये था वो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, और वो थीटा के लिए आप ये फॉर्मूला tan थीटा जान चुके हैं। आगे बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हमने दो टाइप के इंटरफेरेंस बताए थे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने उसका रीजन ही बताया था कि वेव मूव करती है, वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मूव करेगी। जब दोनों सेम फेज के पॉइंट मिलेंगे, क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेंगे या ट्रफ ट्रफ मिलेंगे, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऐड होने के चांसेस हैं। लेकिन जब क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिलेगा तो इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, और इंटेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से ही क्या है, डार्क फ्रिंज फॉर्म होती है। क्या फ्रिंज फॉर्म होती है, डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, समझिएगा। उसी को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जब क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होती है ना, या वहां पे ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होती है, समझिएगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस से आप पता कर सकते हैं किस केस में कैंसिल होगा और किस केस में बढ़ेगा, ठीक है ना। आप समझिएगा बात को। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव, आप ही समझो, कंस्ट्रक्टिव के लिए रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। अब आप खुद ही देख लो cos फाई +1 कहां कहां होता है, जल्दी बताओ, cos फाई +1 कहां होता है बताइए। आपको पता है, आपने जनरल इक्वेशन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी ना आपने, कहां होता बताइए, 2n पाई पे। कहां होता बताइए, 2n पाई पे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। लास्ट ईयर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। cos फाई अगर मैक्सिमम है या 1 है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई। आप n की वैल्यू वेरी कराते रहिएगा, होल नंबर है, समझ जाइएगा। वेरी करना है, हम जानते हैं पाथ डिफरेंस। क्या जानते हैं, पाथ डिफरेंस, लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने। क्या होता पाथ डिफरेंस भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कितना, फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, आपको मालूम है, n पाई होगा। क्या होगा बताइए, n पाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू क्या चाहिए होगी आपको, 2n पाई चाहिए होगी, और पाथ डिफरेंस कितना आएगा, n लैम्डा आएगा। कितना आएगा, n लैम्डा आएगा। यूं कहे कि ऑड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। आ गया समझ में आपको, बोलिए कोई मुश्किल है। वहीं कहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, जगह नहीं मेरे पास, अगर आप छाप लो तो मैं इधर पे मिटा के लिख दूं, बताओ।
क्यों? जल्दी से कोई एक जन छाप लो तो बाकी लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। किसी के पास सही आ रही है? बता दे इसको इतने समझिए। मैंने कंडीशंस मिटाए, टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं मिटाया, प्रीवियस टॉपिक मिटाया है, समझिएगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम चाहिए, और cos फाई का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बताइए? -1। और आपको पता है cos फाई मिनिमम कब होता है? जब फाई इज इक्वल टू क्या हो? बोलिए, फाई इज इक्वल टू क्या हो? n पाई। क्या हो बताओ? फाई इज इक्वल टू क्या हो? n पाई हो। ऐसा ही है ना? n पाई है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, समझिएगा। अरे फॉर्मूला पढ़ाया था ना यार मैंने, जनरल थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 5 माइनस 1 तो कब होता है? पाई के लिए होता है। पाई कॉमन ले लो, क्या आ रहा है? 2n प्लस माइनस 1। अरे किसका सिंबल है भाई? ऑड मल्टीपल का। 2n प्लस माइनस 1 हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। अरे यार मैथ के स्टूडेंट होके और आप लोग ऐसी हरकतें करते हो, बड़ा अजीब लग रहा है हमको। ये लो, ठीक है, समझिएगा। तो फाई की वैल्यू क्या होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और हम जानते हैं पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कुछ बायो वाले सोच रहे होंगे मास्टर क्या फेवर कर रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 ऑफ पाई। क्या आ रहा बताओ? डेल्टा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो आप बता सकते हैं जब इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो सिचुएशंस है वो इस तरीके से होंगी कि अगर आपका फेज एंगल ऑड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। उस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जिस सिचुएशन पे डिस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पे फेज एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, सॉरी। तो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। इस तरीके से आप बता सकते हो कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा। आया समझ में? चलिए नोट करिए पहले जल्दी से इसको, फिर आगे बात करते हैं। छापो प्लीज, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हो कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, जानते हो आप, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी लिख लो। तो आप बोल सकते हो I1 इज इक्वल टू क्या? के A1 स्क्वायर। I2 इज इक्वल टू क्या? के A2 स्क्वायर। I इज इक्वल टू क्या? के A स्क्वायर। Y इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 cos ऑफ फाई। I इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर cos फाई। यहां से आएगा I1, यहां से आएगा I2, टू इधर से आएगा अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos ऑफ फाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ I1, ओ सॉरी कुछ नहीं, ठीक है, ये रहेगी आपकी इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। I मैक्सिमम क्या होगा? I मैक्सिमम जब cos फाई मैक्सिमम मतलब 1 क्या आएगा? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। I मिनिमम क्या आएगा? I मिनिमम रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। इस तरीके से आप मैक्सिमम I और मिनिमम I बता सकते हो। ठीक है ना, समझ आ गया? नोट करो जल्दी से इसको भी, छापो प्लीज। आसान है, बहुत आसान है, समझिएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। इंटरफेरेंस में एनर्जी कहां कंजर्व रहती है? समझिए, टोटल एनर्जी मान लीजिए I थी, आपने क्या करा?
ठीक है। एक सिचुएशन ये हाफ टाइम में, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव। एक सिचुएशन ये क्रस्ट ट्रफ दुनियादारी, आई मिनिमम आई मैक्सिमम। ये दो सिचुएशन बनती है जब दो वेव को हम प्रोपेगेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, लगभग इक्वल एम्पलीट्यूड वाली वेव को। तो होता क्या है, दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों टाइप के इंटरफेरेंस तैयार करती हैं। एक बार अगर इंटेंसिटी बढ़ाती हैं, दूसरी बार इंटेंसिटी घटाती भी तो है। समझ रहे बात को ना? तो अगर इंटेंसिटी बढ़ती और इंटेंसिटी घटती है तो वो एक दूसरे एनर्जी को बैलेंस कर लेती है और एक एवरेज एनर्जी जो है उस पर बनी रहती है। किसमें? इंटरफेरेंस में। ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर आप बात करें कि वो कंस्ट्रक्टिव बनाया था, एनर्जी एक्सटेंड हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, तो हाँ डिस्ट्रक्टिव में कम भी तो थी। तो कहने का मतलब है कि एवरेज एनर्जी जो है इंटरफेरेंस के दौरान बनी रहती है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। और वो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन में क्या है, चेंज ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, वो एवरेज इंटेंसिटी होती क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन 2। तो आपको मालूम है आई मैक्सिमम कितना होगा? आई मैक्सिमम कितना? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वायर, मतलब A1 प्लस A2 होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा? सॉल्व करने के बाद निकलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, के सॉरी सबसे बाहर के स्क्वायर, के बस। ठीक है, तो के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अपॉन 2 अंदर ले जाओ तो आई एवरेज क्या आएगा? के A1 स्क्वायर क्या? आई मैक्स। ठीक है, या I1 सॉरी I1 और ये K2 स्क्वायर क्या? I2 अपॉन कितना? 2। तो आई एवरेज क्या होता है? I1 प्लस I2 अपॉन 2। आई एवरेज क्या है? I1 प्लस I2 दोनों की इंटेंसिटीज के सम के अपॉन 2। ठीक है ना, ये क्या है? एवरेज इंटेंसिटी है। क्या है ये? एवरेज इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। ठीक है ना, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ वेव ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। छाप लीजिए, टोटल इंटेंसिटी, मैक्सिमम, मिनिमम और ये। ठीक है, नोट कर लो। और एनर्जी क्या है? कंजर्व रहती है। समझ में आ गया सबको? इंटरफेरेंस छापो जल्दी स्पीड से, ध्यान दीजिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, किस तरीके से हम इंटरफेरेंस दो तरीके से देख सकते हैं, मतलब कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, कैसे कैसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दो मेथड है इसको देखने के। ठीक है, पहला है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ क्या? वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरा है क्या? बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझिएगा। दो तरीके से हम इंटरफेरेंस को जो है तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। और लोगों ने एक्सपेरिमेंट में पाया भी। हालांकि ये वेव फ्रंट के डिवीजन पे काफी लोगों ने प्रयास किया। एक आपने नाम सुना होगा, थॉमस यंग। थॉमस यंग ही पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात करा। एक और इंस्ट्रूमेंट बना है लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर। और एक है क्या? फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना, दो प्रिज्म। ठीक, और एम्पलीट्यूड डिवीजन से एक एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, है ना, थिन फिल्म। थिन फिल्म से भी इंटरफेरेंस देखने को मिला। और वो कैसे, कौन सा मेथड का हिस्सा है वो? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का हिस्सा है। इसका हिस्सा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम बताइए? तो आप इस तरीके से, इतने सारे तरीकों से आप इंटरफेरेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, इंटरफेरेंस को प्रोजेक्ट करेंगे, इंटरफेरेंस को विजुअलाइज करेंगे स्क्रीन पे। आया समझ में? नोट कर लीजिए।
कौन किस काम आएगा, इसलिए आपको याद रहेगा, घबराहट नहीं होगी। वेव फ्रंट के डिवीजन किसने किसने काम किया? थॉमस यंग, फ्रिट्ज मिरर, फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर किसने किसने काम करा? इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। थिन फिल्म के एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि कैसे एम्पलीट्यूड के डिवीजन से हम इंटरफेरेंस दिखाते हैं। समझ आ गया सबको भैया? क्लियर है? चलिए इस जानकारी को नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए, समझिए। तो दो सिस्टम थे, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या थ्रू थिन फिल्म। समझिएगा, फिल्म किसी ना किसी मटेरियल की होगी, ये वो फिल्म है। डेफिनेटली ये मीडियम डेंसर होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, नॉर्मल ना बनाओ पहले। ये लाइट रे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, या एक ही रे। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट भी नॉर्मली होंगी। ठीक है, समझिएगा। लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्ट। तो मैं तो मानता हूं कि इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, मानेगा नहीं, ये इधर जाएगा। कोई बात नहीं, जाने दो। गया इस सरफेस से भी कुछ पोर्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्ट। लेकिन कुछ क्या हुआ? रिफ्रैक्ट। मैं मानता हूं उसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन ये नहीं मानेगा, ये जाएगा। ये क्या होगा? जाएगा ये। अब ये जो इधर पर ड्रॉ हुआ है, मैं मानता था इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये रेयर मीडियम है, ये कहां जाएगा? यहां जाएगा। मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब बीम ऑफ लाइट किसी फिल्म पे इंसिडेंट होगी जिसकी विड्थ कितनी है? डी है। कितनी है विड्थ? डी। और उस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो हम देखते हैं उसमें पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से कुछ रेज या कुछ अमाउंट जो है अपर सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ लोअर सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है। अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होना मतलब कि डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट होना, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होना, और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या? ट्रांसमिट हो जाना। क्या हो जाना? ट्रांसमिट हो जाना। समझिएगा, या रेयर मीडियम से, क्योंकि यहां तक पहुंच गए, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा मतलब रेयर मीडियम से। समझिएगा बात को। होगा क्या? कुछ ट्रांसमिट, कुछ क्या? रिफ्लेक्ट। मान लीजिए मैं इसको एक पॉइंट ए बोलूं या इसको ए बोलूं, ये बी। ए बी हो गई इंसिडेंट रे, बी सी हो गई रिफ्लेक्टेड थ्रू बी, मतलब रिफ्लेक्टेड थ्रू डेंसर पॉइंट। बी डी क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। डीई क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस बार कहां रिफ्लेक्ट हुई है? रेयर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, डीएफ ये रिफ्रैक्ट हो गया, ईजी बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। तो ये क्या हो गई? आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, ये क्या हो गई? ट्रांसमिट रे। ठीक, समझिए। ये रिफ्लेक्टेड है क्योंकि जहां से आई थी उसी मीडियम में निकल रही है, और ये ट्रांसमिट रे है क्योंकि यहीं से जा रही है। अब रिफ्लेक्शन अलग अलग पॉइंट से हुआ, बी से भी हुआ और डी से भी हुआ, अपर फेस से भी हुआ और लोअर फेस से भी हुआ, डेंसर पॉइंट से भी हुआ और रेयरर पॉइंट से भी हुआ। आया समझ में? अब देखिएगा, ए बी रे डेंसर पॉइंट से रेयर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई बीसी। ये अंदर फिल्म में गई ही नहीं, मतलब ये डेंसर से रेयरर में ही रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब इसने पाथ डिफरेंस λ/2 ऑलरेडी अटेन कर लिया। दूसरी चीज क्या हो गई? ये जो अंदर वाली रे है इधर तक गई, फिर लौट के आई, कितना डिफरेंस हो गया? कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 2 म्यू डी। तो 2 म्यू डी ट्रेवल कर लिया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना पाथ डिफरेंस? ऐसे लिख लें, फॉर रिफ्लेक्टेड रेज
ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज? BC एंड कौन सी? EG। क्या देखेंगे आप? पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 2 म्यू डी माइनस क्या? लैम्डा बाई 2। कितना आएगा? 2 म्यू डी माइनस क्या? लैम्डा बाई 2। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है? बताइए। एन लैम्डा। तो 2 म्यू डी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो 2 म्यू डी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो 2 म्यू डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2n प्लस 1। समझ रहे बात को? 2 म्यू डी इज इक्वल टू कितना? लैम्डा अपॉन 2 इंटू कितना? 2n प्लस 1। यही तो पाथ डिफरेंस है। कितना आएगा बताइए? लैम्डा बाई 2 इंटू कितना? 2n प्लस 1। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सॉरी, लैम्डा डैश इज इक्वल टू एन लैम्डा, और ये भी क्या है? डेल्टा डैश ही है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 1। तो थिन फिल्म से ये जो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस होगा, ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा? जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, है ना। फॉर डिस्ट्रक्टिव लैम्डा डैश कितना आएगा? 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। तो 2 म्यू डी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। क्या केस देखने को मिलेगा आपको? 2 म्यू डी, ठीक है, 2 म्यू डी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस ये 2n माइनस 1 ऑड मल्टीपल माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। क्या बचेगा? 2 म्यू डी मतलब कि डेल्टा, क्या बचेगा? एन लैम्डा। समझिएगा, अगर आप इन रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? लैम्डा बाई 2 टाइम्स ऑफ या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और इसमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव कहां मिलेगा? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 में। कहां मिलेगा? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 में। आया समझ में? छाप लीजिए इसको।